क्या लिखा सर आपने? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी। नाड़ी। भकूट को राशि कूट भी कहते हैं। तो जिस क्रम में इनको आपने लिखा है उसी क्रम में इनकी मार्किंग है। नंबर है। हाँ हाँ, वर्ण का 1 नंबर है, वश्य के 2 हैं, तारा के 3 है, वर्ण वश्य तारा, योनि के 4 है, ग्रह मैत्री के 5 हैं, गण मैत्री के 6 हैं, और राशि कूट भकूट के 7 हैं, और नाड़ी के 8 हैं। अब इसमें से 4 तो नक्षत्र आधारित हैं और 4 राशि पर आधारित हैं। तो जो 4 राशि पर आधारित है, सबसे पहले उनकी बात करें हम, तो राशि पे आधारित है वर्ण। वर्ण जो है वो राशि पर आधारित है। तो कितने वर्ण होते हैं राशियों के? 4 वर्ण। तो मीनादि क्रम में राशि वर्ण का वर्णन आएगा। तो जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन, ये ब्राह्मण राशियां हैं, ये हम जानते हैं। तो जो भी जिनका ब्राह्मण वर्ण है वो कर्क, वृश्चिक, मीन। उसके बाद मेष, सिंह, धनु, क्षत्रिय राशि, फिर वृष, मिथुन, नहीं वृष और कन्या, मकर। वृष, कन्या, मकर कौन सी हो गई? वैश्य। और मिथुन, तुला, कुंभ यह हो गई शूद्र। राशियों के अंतर्गत एक ही मिलेगा। अगर वर्ण समान वर्ण है तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगर लड़के का वर्ण ब्राह्मण है और लड़की का वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र है तो भी मिल जाएगा। समझ रहे बात को? लेकिन अगर लड़की का वर्ण ऊपर है और लड़के का वर्ण नीचे है तो नहीं मिलेगा। इसका केवल एक ही फॉर्मूला है कि निम्न वर्ण की कन्या को उच्च वर्ण का वर्ण नहीं चलेगा। वहां पर पॉइंट आधे हो जाएंगे, या तो 0.5 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी गुरुजी। हाँ, अगर समान वर्ण है तो भी 1 मिल जाएगा। अगर वर्ण का वर्ण उच्च है और कन्या का निम्न वर्ण है तो भी आपका वर्ण मिल जाएगा। लेकिन अगर कन्या का वर्ण उच्च है और वर का वर्ण निम्न है तो वहां पर वर्ण दोष आ जाएगा। एक वर्ण के बाद आता है वश्य, वर्ण वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री ये भी जो है राशि पर आधारित है। राशि में जो ग्रह होते हैं, राशि के जो स्वामी होते हैं, मालूम है ना आपको सब राशियों के स्वामी कौन कौन किसके हैं? जी गुरु। तो जो राशि स्वामी होंगे उनकी नैसर्गिक मैत्री चार्ट के अनुसार जो आपस में मित्र हैं उनके 100% या 80% मिलान आएगा। कुछ 100% मित्र नहीं होते, इसलिए 80% आता है, जैसे मित्र या सम्मित्र। और जो 100% मित्र होता है उनका मित्र। तो उनका जैसे समान राशि होगी तो 100% आ जाएगा, या जैसे सूर्य मंगल है तो पूरा आ जाएगा, चंद्र मंगल है तो पूरा आ जाएगा, या बुध शुक्र है तो आपका आधा रह जाएगा, आधे से भी कम चला जाएगा। क्योंकि वो आप एक कोई ग्रह एक तरफ से मित्र मानता है, दूसरी तरफ से मित्र नहीं मानता है, तो वहां पर सबकी वजह से वो पॉइंट उसके कट जाएंगे। इसको जब अभी स्लाइड चूंकि शो नहीं हो रही तो मैं आपको बता नहीं पा रहा। तो वर्ण और इसके अलावा राशि पर आधारित है आपकी गण, नाड़ी, वर्ण वश्य तारा, भकूट। सॉरी, भकूट भी राशि पर आधारित है। भकूट का मतलब यह है कि राशि कूट। राशि कूट 3 प्रकार से होते हैं। जैसे राशि आप जातक वर की राशि से बधु की राशि या बधु की राशि से वर की राशि दूसरी या 12वीं होगी तो भ्रकुट दोष आएगा। इसको कौन सा दोष कहेंगे, कौन सा भ्रकुट कहेंगे? कौन सा? वर की राशि से कन्या की राशि 12वीं है और कन्या की राशि से वर की राशि दूसरी है, तो इसको कौन सा भ्रकुट कहेंगे? 2 12। हाँ, 2 12, 1.5 द्वादश।
ये द्वादश भकूट कहलाएगा। और अगर वर कन्या की राशि एक दूसरे से 5वीं और 9वीं है तो ये कौन सा कहलाएगा? नव पंचम। नव पंचम भकूट कहलाएगा। नौ पंचम। हाँ, और इसके अलावा अगर वर कन्या की राशि 6वीं 8वीं है तो कौन सा भकूट कहलाएगा? षडाष्टक। षडाष्टक भकूट। तो षडाष्टक भकूट, नवपंचम भकूट और 2-12 द्वादश भकूट, ये 3 प्रकार के भकूट दोष होते हैं। और तीनों भकूट दोषों की एक ही शर्त है, अगर दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता है तो भकूट दोष प्रभावहीन हो जाएगा। अगर राशि स्वामियों में मित्रता है, मान के चलिए कि मेष राशि और वृश्चिक राशि क्या आपस में 6वीं 8वीं है? जी बिल्कुल। जी तो सर। दोनों का स्वामी एक है, इसलिए इसको विकूट दोष नहीं लगता। वृषभ राशि और तुला राशि आपस में 6-8 है जी। इसलिए इसको भी विकूट दोष नहीं लगता। कोई मंगल की राशि या गुरु की राशि आपस में 6-8 हो जाएगी तो वह विकूट दोष प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि मंगल और गुरु का आपस में मैत्री संबंध है। लेकिन अगर सूर्य की राशि और शनि की राशि का अगर षडाष्टक बन रहा होगा तो ये प्रभाव ही नहीं होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में शत्रुता है। तो 2 प्रकार के भकूट हो गए, एक शत्रु राशि भकूट और एक मित्र राशि भकूट। तो मित्र भकूट में ऐसा कहा गया है कि प्रीति षडाष्टक या प्रीति भकूट होता है वो, यानी दोनों में मैत्री है इसलिए ये लगेगा नहीं। और अगर मृत्यु षडाष्टक जिसको कहते हैं, जिसमें आपस में शत्रु संबंध हो, वो मृत्यु षडाष्टक होता है। तो दोनों के बीच में इस प्रकार के झगड़े या विवाद हो सकते हैं कि दोनों में से एक की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए गुरुजी षडाष्टक भकूट को ज्यादा ही वो माना गया है। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? नवपंचम में तो कोई भी शत्रु नहीं होगा ना, सब मित्र ही होंगे हमेशा? नहीं, हमेशा मित्र होंगे ये जरूरी नहीं है, सब मित्र भी हो सकते हैं। लगा के देखेंगे। वृषभ राशि से 9वीं राशि कौन सी है? मकर राशि। मकर है, तो शुक्र शनि आपस में मित्र है, ठीक है। और मेष से 9वीं धनु है। तो नहीं, नव अपन नवम पंचम माने 5वीं और 9वीं लगानी है। तो मेष और सिंह, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृष और कन्या, और मिथुन, कर्क, सिंह, मिथुन और तुला, धनु और कर्क और वृश्चिक, सिंह और धनु, कन्या और मकर, तुला और कुंभ, और वृश्चिक और मीन। हाँ, लगभग मैत्री ही रहती है। ठीक है आपका कहना, वो मैत्री थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए नवपंचम भकूट उतना ज्यादा परेशान वाला भी नहीं है। जहां सबसे ज्यादा जो माना गया है खराब, वो षडाष्टक को माना गया है, षडाष्टक भकूट को। लेकिन 9-5 के भकूट में क्या समस्या है वो आप धीरे धीरे जान पाएंगे कि नवम पंचम भकूट यदि आया है तो संतान या भाग्य में से कोई एक पक्ष कमजोर होगा, दोनों का। शादी होने के बाद संतान या भाग्य में से कोई एक पक्ष कमजोर हो जाएगा, ये गारंटी है। नवम पंचम भकूट आया होगा तो, क्योंकि ऐसा कुछ कुंडलियों में देखा गया है। जी गुरुजी। और अगर 2-12 भकूट आया है तो धन की जो धन संग्रह और व्यय, इसमें से एक चीज ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, मतलब व्यय ज्यादा होगा, धन संग्रह कम होगा। वो कहेंगे कि धन आता तो बहुत है लेकिन है ना रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें 2-12 का भकूट है, 12वां भाव व्यय है, तो व्यय ज्यादा मात्रा में होगा। किन्हीं ना किन्हीं कारणों से जैसे ही धन के आने के साधन बनेंगे, उस व्यय के भी साधन बन जाएंगे। इस तरीके से होता है। गण हमारे कितने होते हैं? गण 3 होते हैं। कौन कौन से? देव, मनुष्य, राक्षस। हाँ, देव, मनुष्य, राक्षस। तो देव गण वाले मिल जाते हैं।
क्योंकि समान गण में कोई दोष नहीं आएगा। देव देव, मनुष्य मनुष्य, राक्षस राक्षस, इस समान गण में कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर देव गण का और राक्षस गण का मिलान हो रहा है, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि देवताओं में और राक्षसों में तो उठापटक होती रहती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पे देवता और मनुष्य का होगा तो वो भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि देवता और मनुष्य में भी सेटलमेंट है। लेकिन मनुष्य और राक्षस गण जब आएगा तब मिलान में 0.0 आ जाएगा। कहां पे 0 आएगा? देवता और मनुष्य राक्षस। मनुष्य और राक्षस में। अब मनुष्य और राक्षस में ऐसा होगा, और मनुष्य राक्षस में भी या देव राक्षस में भी ये बात कहा गया है कि अगर लड़का राक्षस है, वर राक्षस है और कन्या मनुष्य है या कन्या देवगण है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कन्या राक्षसी है, राक्षस नहीं कहेंगे, राक्षसी है, तो नहीं चलेगा। समझ रहे बात को? जी गुरुजी। राक्षस और राक्षसी ये कहना पड़ेगा ना कि नहीं? हाँ, चलिए। नाड़ी, नाड़ी कितनी होती है? 3। 3। कौन कौन सी? आद्य, मध्य, मध्य, अंत। अंत। आदि, मध्य और अंत। अंत्य। तो यहाँ पर नाड़ी में केवल एक ही जगह दिक्कत आएगी, समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी। समान नाड़ी माने अगर वर कन्या दोनों की नाड़ी आदि है तो दोष हो गया, मध्य मध्य है तो दोष हो गया, अंत्य अंत्य है तो दोष हो गया, और एक की आदि है दूसरे की अंत्य है तो चलेगा। समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके और लॉजिकल हम जब जो ये मेरा पीपीटी चलेगा उससे पढ़ाऊंगा अगली बार, तो लॉजिकल बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि इसमें विज्ञान का आधार ये कहा गया है कि इसमें ब्लड ग्रुप की समानता हो सकती है या आपके गोत्र की समानता हो सकती है। समान और इसके प्रकृति है जी, समान प्रकृति होती है स्त्री पुरुष की। हाँ, समान प्रकृति हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। और इसके कारण इशू में प्रॉब्लम आती है, संतान में प्रॉब्लम आती है, और अगर संतान हो जाती है तो संतान को प्रॉब्लम आती है। संतान एब्नॉर्मल हो सकती है, उसको कोई एक संतान ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आगे समय दिक्कत आ सकती है। ये नाड़ी के प्रभाव से देखा जाता है। सर यहाँ ये मेरा एक हमारा प्रश्न था। सर यहाँ मेरा एक प्रश्न था जी, कि क्या वृंदावन में नाड़ी दोष की पूजा होती है? ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। नाड़ी दोष की पूजा सब जगह हो जाती है, केवल क्योंकि नाड़ी वृंदावन में दोष नहीं, का आप अपने यहाँ भी करा सकते हैं। उसके परिहार में जो पूजाएं दी गई हैं, जो उसके बारे में लिखा है, वो सब जगह हो सकती है। सर मेरे हाथ में इस समय ज्योतिष रत्नाकर की किताब है, पेज नंबर 904। इसमें लिखा है इसका परिहार वर कन्या की एक ही राशि हो पर नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, अथवा एक ही नक्षत्र हो और जन्म एक ही नक्षत्र में जन्म हो, राशि भिन्न भिन्न हो, तो नाड़ी दोष को गण दोष नहीं लगता। गण दोष नहीं, नाड़ी दोष। हाँ, नाड़ी दोष और गण दोष दोनों नहीं लगते। गण दोष का गलत लिखा है, गण दोष के लिए अलग से बताइए। गण दोष केवल ग्रह मैत्री से हटेगा, उसका इससे संबंध नहीं है। हाँ, और इसी प्रकार भकूर दोष का भी परिहार बताते हैं ये देवकी नंदन मिश्र। चलिए ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपनी पूरी स्लाइड में बना रखा है सारा। और नाड़ी दोष के परिहार में एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोष विद्यते चरण भेद भवित सदा, ये इसके श्लोक काफी है कि दोनों का नक्षत्र एक हो और चरण भिन्न हो और राशि एक हो, नक्षत्र भिन्न हो। ऐसे 2-3 चीजें हैं जिनको आधार पे हम उसके परिहार ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि ये नक्षत्र हो, रोहिणी, मृगशिरा, अर्धा, उनमें भी इस प्रकार से परिहार कहा गया है। तो उसके बारे में तो मैं आपको खुल के बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो नाड़ी के संदर्भ में बात होगी और आपकी गण के संदर्भ में बात होगी। वश्य, वश्य क्या है? वश्य से क्या समझते हैं? राशियों की कौन कौन सी संख्या होती है? राशियों की जो 4 संख्या 5 संख्या होती है वो कौन कौन सी है, आप जानते हैं?
खुद षडवल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? जलचर राशि, वनचर राशि, उभयचर, राशि, कीट राशि, हाँ कीट राशि, चतुष्पद राशि। उभयचरी, द्विपद राशि पढ़ी ना हाँ भाई? द्विपद, हम देखें ये जो हमने अभी राशि से 3 निकाले थे, राशि से वर्ण निकाला, राशि से हमने कूट निकाला और राशि से हमने ग्रहमेत्री निकाली, तो वश्य भी राशि से निकलेगा। तो द्विपद राशियां कौन कौन सी है? कन्या, द्विपद, चतुष्पद, बहुपद राशियां है ना अपनी, जी जैसे जी। हाँ मिथुन, कन्या, कुंभ, जो जहाँ पर मनुष्य का सिंबल दिया हुआ है वो सब द्विपद राशियां हैं। द्विपद राशियां जो हैं कौन कौन सी है? अच्छा, कौन सी राशि कीट राशि है? कीट तो वृश्चिक है सीधे। वृश्चिक, और जलचर? कर, जलचर कर्क, कर्क और मीन। कर्क राशि। तो ये जो आपस में राशियों का संबंध है, जलचर, द्विपद, तो इसमें वश्य संबंध होता है। वश्य का मतलब क्या होता है? वश्य का मतलब होता है कि एक के वश में दूसरे का रहना, वश में कर लेना। क्या? तो जब समान वश्य होते हैं, मित्र वश्य होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कहने में चलते हैं, और जब दोनों के वश्य विपरीत होते हैं तो दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, इसीलिए वश्य मिलान होता है। और अगर वो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं तो विवाद चालू हो जाता है। तो वर्ण वश्य तारा, तारा के बारे में आपको मालूम है पहले से? जी गुरु, जन्म, संपत, विपत। हाँ, तो जो आपने गोचर में 3 तारा पढ़े हुए हैं, विपत, प्रत्यरी और बद, विपत, प्रत्यरी और बद, ये जो 3 तारा हैं, अगर आपस में संबंध ये निकलता है तो वहां पर पॉइंट कम हो जाएगा। तो तारा के पॉइंट दिए 3 में से 1.5 पॉइंट मिलेगा, एक का मिल रहा है एक का नहीं मिल रहा तो 1.5 मिलेगा, और एक का नहीं मिल रहा एक का और दोनों का मिल रहा है समान तो 3 मिलेगा, और दोनों का नहीं मिल रहा तो 0 हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना रहता है? बर के नक्षत्र से बधु के नक्षत्र तक आपको गिनना है और 9 का भाग देना है। समझ गए? बर के नक्षत्र से बधु के नक्षत्र तक गिनो और 9 का भाग दे दो, जो शेष बचे उससे बर बधु का तारा देखो, और ऐसे ही उल्टा गिनो, बधु के नक्षत्र से बर के नक्षत्र तक गिनो, 9 का भाग दो, और फिर जो तारा आए उसे रखो। तो अगर वो शेष 3, 5, 7 आ रहा है, इसका मतलब तारा 0 आ रहा है, जो विपत प्रत्यरी या बद में से आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए, जिसकी संख्या से आपने गिना है उसके लिए विपत प्रत्यरी या बद है। बात समझ में आई? जी गुरु जी। मान लो लड़की का नक्षत्र रेवती है और लड़के का आर्द्रा है, तो लड़के के नक्षत्र से लड़की का नक्षत्र कौन सा हुआ? आर्द्रा से रेवती। 7वां, 5वां। आर्द्रा से रेवती 9 होगा। नहीं, रेवती से आद्रा बोल रहे हो ना आप? तो रेवती से आद्रा से 9 आएगा ना सर? मैंने ये बोला था लड़की का नक्षत्र रेवती है, लड़के का आर्द्रा है, तो आर्द्रा से रेवती कितनी संख्या हुई? पूर्ण नंबर 4 आएगा, 9 9 18। हाँ जी, वो 4 कितना है। रहा है? 18 हो रहा है कि 9 हो रहा है? कितना हो रहा है? 9 दूनी 18 और 4 शेष बच रहा है। 4 22, टोटल 22 हो रहा है ना? 22 हो रहा है। आप तो ये बोलो 22 आ रहा है। 22 आ रहा है। 22 आ रहा है। अब 22 में 9 का भाग दीजिए तो कितना बचा? 4। 4 तो 4 मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब कौन सा तारा हुआ? संपत। नहीं, संपत तो दूसरा होता है, प्रत्यरी, प्रत्यरी। छेम, प्रत्यरी तीसरा होता है। छेम गुरुजी।
छेम, बिल्कुल छेम। छेम तारा आया तो कुशल छेम, यानी हमने कहा से गिना था, लड़के से लड़की का, तो लड़के के लिए लड़की का जो तारा है वो छेम है, अर्थात वो उसे उसके कुशल छेम का ध्यान रखेगी। अब लड़की के नक्षत्र से लड़के का नक्षत्र गिनो, रेवती से आर्द्रा, ये 7वां आएगा। 7वां। सातवां आएगा। तो 7 वध तारा। में 9 का भाग दो तो कितना बचा? 7 में 9 का भाग दो तो कितना बचा? 7 ही बचेगा। 7 बचा। तो 7 नंबर पे कौन सा तारा आता है? वध। वध तारा। बध, यानी कि लड़की के लिए लड़का बध तारा है, अर्थात लड़के की वजह से लड़की मर सकती है। समझ रहे हैं? मर सकती है मतलब या मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त कर सकती है। लड़के का बिहेवियर लड़की के प्रति ऐसा होगा कि लड़की को बहुत कष्ट हो सकता है, क्योंकि तारा बध है, वहां पर कष्ट है बहुत ज्यादा। जबकि लड़की के लिए, लड़के के लिए लड़की अच्छी है, कुशल छेम है। तो जिसका तारा खराब आ रहा हो, आपस में अपने देख लेना सब लोग, किसको कुशल छेम मिल रहा है। सोच में पड़ गए होंगे सब। जी कैसे सर, सब यही गणित कर रहे हैं अभी। यही गणित चालू हो जाएगा कि हम कुशल छेम कर रहे हैं कि सामने वाला हमारी कुशल छेम कर रहा है। अच्छा, जिसकी कुंडली में 1.5 तारा मिला होगा उसमें निश्चित कहीं ना कहीं कोई तारा गलत हुआ होगा। एक कोई कारण क्या नहीं गुरु है जिसकी जी। कितना तारा? 1.5 तारा। हाँ, जैसे आपने अष्टकूट मिलान किया और 1.5 आ रहा है, इसका मतलब एक ना एक किसी का कमजोर है, कोई एक है गड़बड़ दोनों में से। देखिए, अगर हम ग्रह गोचर की बात करते हैं, अगर हम कुंडली देखने की बात करते हैं, तो हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा विचारणीय जो गोचर है वो तारा से ही है। तारा से है कि नहीं? जी गुरु जी। क्योंकि ग्रहों की सबसे छोटी इकाई जो है वो तारा है। राशि है, ग्रह है, भाव है, लेकिन वो नक्षत्र जो है वो छोटी इकाई है। तो तारा के आधार पर जब हम गोचर को लगाते हैं, जैसे हमने कहा कि शनि आपके मकर राशि में है और खराब है, 8वें शनि, मान लो मिथुन राशि है किसी की, तो उसके 8वें शनि चल रहे। लेकिन अगर वो शनि 8वें होने के बाद भी खराब है कि नहीं है, इसको या कब खराब हो सकते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? तारा लगा देंगे। मिथुन राशि वाले का नक्षत्र देखेंगे कौन सा है? पुनर्वसु है। पुनर्वसु मिथुन में होता है कि नहीं? जी गुरु जी। जी सर। और हम ये देखेंगे कि शनि किस नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इस समय शनि कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं? श्रवण। धनिष्ठा में चल रहे हैं। धनिष्ठा में होंगे ना? बताओ। श्रवण में है कि धनिष्ठा में? श्रवण में, श्रवण में। अच्छा, श्रवण में धनिष्ठा में अभी आए नहीं है? है? श्रवण में चल रहा नहीं है सर, अभी 19 डिग्री चल रहा है अभी श्रवण में। 10 चल रहा है। 19 डिग्री नहीं, 19 डिग्री पे तो है, लेकिन श्रवण है। हाँ, तो वो अब बिल्कुल तो कुछ 10-5 दिन में या एक आध महीने के अंदर 15-20 दिन में आ जाना चाहिए। तो चलिए, श्रवण में चल रहे हैं, तो श्रवण नक्षत्र को हम पुनर्वसु नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र तक गिने। पुनर्वसु नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र तक गिने। तीसरा आ जाएगा। तीसरा आ रहा है? नहीं, मतलब भाग देने के बाद तीसरा आएगा। कितना है पुनर्वसु से श्रवण? कोई बताएगा और कोई बोलेगा? नहीं, तीसरा नहीं है गुरु जी। पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे गिनिए, टोटल कितना आया श्रवण तक चलने पर? सर 15 15। जो 7 पुनर्वसु है और ये 22 है श्रवण।
अरे पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। 12 और 4 16 आ रहा है। 16 तो 16 में 9 का भाग दिया तो कितना बचा? 7। 7। इसका मतलब पुनर्वसु नक्षत्र पर मिथुन राशि है, उसका इस समय जो शनि आया है, जिसकी मिथुन राशि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, एक्चुअल में जो अष्टम शनि है उसमें से जो शनि अभी श्रवण पे चल रहा है वो उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो रहा है। वो शनि उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो रहा है। सर अगर राशि दूसरी हो तो जैसे वृष में भी आएगा वो? हाँ, सबसे लगाएंगे ना हम, वृषभ से नहीं। हम ये देख रहे हैं कि हमने कहा शनि 8वीं चल रही है, तो क्या 8वीं शनि पूरी खराब है? इससे गणना कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पुनर्वसु से हमने श्रवण तक गए, तो पुनर्वसु से श्रवण में क्या पूरा श्रवण खराब होगा? कोई बताएगा? होगा कि नहीं होगा? अरे क्रम तो याद ही नहीं है। नहीं, अभी हमने निकाला 7वां बद तारा आ रहा है उसका। और देखिए मिथुन राशि से शनि मकर राशि में चल रहे हैं, तो 8वें चल रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? हाँ ये क्लियर। आई तो 8वें शनि खराब होते हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। क्लियर हो गई ना? तो अब हमने ये देखा कि तारा भी खराब है क्या? तो हमने देखा कि श्रवण से पहले कौन सा आ रहा था? उत्तराषाढ़ा। तो बोले ये तारा तो खराब नहीं था, लेकिन श्रवण आने से ये बद तारा आ गया, तो इसका मतलब 8वां शनि भी है, और शनि का और इनके जन्म नक्षत्र के तारे का आपस में बद तारा संबंध बन रहा है। तो एक नक्षत्र में शनि कितने दिन चलता है? चलो इधर आ जाओ। शनि एक नक्षत्र में कितने दिन रहते हैं? कोई तो बोलो। 1 साल 10 महीने 1 साल 10 महीने 1 साल 1 साल 10 बहुत महीने बढ़िया। 10 महीने अगर 10 महीने शनि रहेंगे। एक नक्षत्र में लगभग 1 साल रहते हैं, लगभग 1 साल रहते हैं, कुछ सर 10 महीने आएंगे 10 हाँ, महीने। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या पूरे 1 साल श्रवण नक्षत्र वाला 1 साल इस जातक के लिए खराब रहेगा या थोड़ा कम ज्यादा रहेगा? कम ज्यादा हो जाएगा जब गुरुजी। जो क्यों जातक कम का होगा जिस और क्या नक्षत्र कितना कम होगा? जिस चरण में जन्म हुआ है उसी चरण में सबसे ज्यादा हानि करेगा। ओके, कुणाल जी आप कुछ बताइए क्यों होगा? गुरुजी वो तो चरण के हिसाब से होगा ना, वो तो ऊपर नीचे। वो तो अंकित जी ने बता दिया, उन्होंने वो मुझसे पूछ के बता दिया। आप अपना बताओ। गुरुजी मेरे को भी चरण का ही लग रहा है। वही मैं कहलवाना चाह रहा था आपसे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जातक का पुनर्वसु का कौन सा चरण है। अगर उसका वहां पर पुनर्वसु का तीसरा चरण है, तो यहाँ पर भी श्रवण का तीसरा चरण होगा। तो चरण से चरण जब मिलाओगे तब उसकी एक्चुअल जो उसकी एंगल बनेगा, और एक्चुअल एंगल बनेगा तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको प्रॉब्लम घटित हो सकती है। तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम कितने समय की रह जाएगी? मुश्किल से 2.5-3 महीने की, क्योंकि 1 साल में 4 चरण भी इतना है, तो एक चरण में कितना समय जाएगा? मुश्किल से 3 महीने। तो समय घटा कि नहीं घटा? जी जी गुरु। गुरु। ऐसे समय को घटा सकते हैं। तो ये तो शनि का था। ऐसे हर ग्रह का आप इस प्रकार से तारा विचार करके, तो ये तारा विचार कुंडली में तो इसलिए है कि वर वधु के बीच मिलापक है, लेकिन जब हम गोचर की दृष्टि से लगा रहे हैं तब भी इस प्रकार से इसका प्रयोग है। और ज्यादातर हम इनके तारा जरूर देखते हैं, जो राहु केतु शनि गुरु, क्योंकि ये लंबे चलने वाले प्रोसेस वो हैं, और सबसे बड़ी बात ये कष्ट देने वाले ग्रह भी है। और इनके समय में जब व्यक्ति को कष्ट होता है तो वो सोचता है कि मेरी ये कष्ट कितने दिन का है, तो उसके आधार पर जब आप ये गणना करते हैं तो ये बात निकल के आती है। इस समय गुरु कौन से नक्षत्र में है? शतभिषा। शतभिषा में आ गए? शतभिषा में जी सर 10-15 पे। बड़ी तेजी से चल रहे हैं। शतभिषा द्वितीय चरण में। हाँ,
शतभिषा नक्षत्र किसका है? राहु। राहु का। राहु। राहु। वैसे शतभिषा का मतलब क्या है? तो विषा तो 100 होता है। 100। शत माने 100 और भिषा माने भिषक माने क्या? वो नहीं पता। अंकित जी बता देंगे। क्या सर, आवाज कट गई थोड़ी सी। शतभिषा, भिषक माने क्या? भिषा माने क्या? वो डॉक्टर होते हैं गुरुजी शायद। हाँ, शतभिषक 100 प्रकार की चिकित्सा, औषधि का संग्रह, शतभिषक। आपको मालूम है इस समय कोरोना आ गया, ये कोरोना बहुत परेशान कर सकता था, लेकिन शतभिषा में हमारे बृहस्पति हैं, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा घर के अंदर ही रखे। 100 प्रकार की आप जे गरम मसाले कुछ ना कुछ खाते रहो तो बचे रहोगे सब लोग, इसलिए ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही। और चिकित्सा वाले अभी इस समय ज्यादा उछल पुछल नहीं कर पा रहे। सर जैसे आपने खराब का बताया शनि का, वैसे हम अच्छा भी तो देखेंगे नक्षत्र का। बिल्कुल देखेंगे सर, अच्छा भी देखेंगे, लेकिन कोई कहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा शनि अच्छे है। समस्या तो ये है ना। नहीं, मैं समझा नहीं। शनि का अच्छा कैसे देखेंगे? शनि भी तो काफी चीजें देता है, अच्छा देता है, मतलब पोजीशन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो आप रोक इसके रोक के लिए देते हैं। अगर इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि जब हम ये देखें कि जैसे कौन सा निकाला था हमने, श्रवण, तो श्रवण नक्षत्र 7वां है, धनिष्ठा जैसे 8वां है। जैसे हम पुनर्वसु से देखें, मान लीजिए किसी के पास पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु से अगर शनि धनिष्ठा में आएंगे तो 8वां हो जाएगा। तो 8वां कौन सा तारा है? 8वां मित्र है। मित्र है। और 9वां? अति अति मित्र। मित्र। बिल्कुल। 10वां और 9वां माने 0 हो गया, और 10वां माने पहला हो गया, जन्म तारा। और 11वां माने दूसरा हो गया। तो जब 2 नंबर आएगा तो क्या होगा? 2 का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति, यानी उस समय उसकी कोई संपत्ति बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, शनि भूमि का कारक है, शनि जमीन जलाता है, शनि मकान, जमीन, फार्म हाउस, इससे संबंधित लाभ शनि जरूर कराते हैं। जब भी शनि की दशा आए और शनि या 7.5 आए, अगर शनि अच्छे नक्षत्र पद में जाएंगे तो वो भूमि संबंधी किसी लाभ को दर्शाएंगे 100%, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी गुरुजी। ये तो देखा गया है, बिल्कुल देखा गया है। इसको मानते हैं शनि भूमि के कारक है कि मंगल को मानते हैं? गुरुजी सर शनि मंगल कंस्ट्रक्शन के कारक है। शनि शनि मंगल बुध तीनों ही मंगल भी तो होते हैं भूमि के। भौम पुत्र। अच्छा, भौम पुत्र है, भौम सुत, हाँ ठीक है। नहीं, भौम सुत नहीं, भूमि सुत, भूमि पुत्र, हाँ। अच्छा, भूमि पुत्र मंगल है, चलिए आपने बात अच्छी छेड़ी। भूमि पुत्र मंगल है तो भूमि संबंधी कोई भी काम मंगल को नहीं होता। ना आप भूमि खरीदेंगे, ना आप भूमि बेचेंगे, ना भूमि खनन करेंगे, ना गृह प्रवेश करेंगे, ना गृह निर्माण करेंगे। क्यों? इसका मतलब भूमि से संबंध मंगल का नहीं है, ये विरोधी है उसके। गुरुजी माता को कष्ट होता है उससे, दोनों गृह प्रवेश में भी माता को कष्ट हो रहा है। नहीं, वो भूमि खोदेंगे तो उससे तो। चलो केवल भूमि खनन छोड़ देते, गृह प्रवेश, भूमि खरीदना, इसमें कहां दोष आ गया? सब जगह मना किया हुआ है। और शनि को अच्छा बताया गया भूमि के लिए। आप भूमि खरीदना हो, बेचना हो, बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, शनिवार ले लीजिए, शनि ले लीजिए, शनि की होरा ले लीजिए, सबसे अच्छा है। जी जी। जोड़िए आपस में संबंध कि शनि का तत्व तो उसके। अच्छा, अब बताइए कि शनि, मंगल और बुध, इन तीनों में से
कौन है जो भूमि दिलवा सकता है? बुध। सबसे ज्यादा भूमि की प्राप्ति जो करा सकता है वो नंबर 1 पे कौन है? बुध। बुध। और कोई बताएगा? शुभानी जी? बुध। बुध। एकता जी? गुरुजी आई थिंक शनि। बुध। ओके। गुंजन सोनी जी? गुंजन सोनी जी? मेरे को नाम सबके देख रहे हैं। नीना जी बताएंगे बुध शनि मंगल कौन भूमि दिला सकता है? सर मंगल। मंगल। ओके। अच्छा, किस किस की बुध की दशा चल रही है या निकल गई? मेरी बचपन में निकल गई गुरुजी। बचपन में निकल गई तो नहीं, पापा वो ने तो कोई महादशा जमीन दी होती क्या? है, अंतरदशा तो चलती है ना। आपके बचपन में पिताजी ने कोई जमीन वगैरह मकान बनाया लिया? जी जी, बस उसी वक्त बना था उनका। ओके, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये भी बात बताई कि देश काल पात्र और बच्चा सक्षम नहीं है, लेकिन बच्चे की कुंडली में, बालक की कुंडली में योग है तो उसके पिता के द्वारा वो फलीभूत होगा। 100% ये बात सही है कि भूमि के संदर्भ में यदि एक या एक से अधिक मकानों का सुख मिलने जा रहा है तो बुध का दशा या जिस ग्रह की दशा चल रही है उसमें बुध के नक्षत्र का संबंध होगा। क्योंकि अगर आप ग्रहों के तत्व देखो तो बुध का कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी। पृथ्वी तत्व है। और इसीलिए बुध जो है लैंड का, जमीन का सबसे जब बड़ा कारक है। और ऐसी भी कुंडलियां में जब मुझे ये पता, पहले तो मैं भी मंगल पे ही जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उस पर काम करा और पता चला कि ये अर्थ का मालिक तो ये बुध भी है। और जो हमारी जो राशियां हैं कौन कौन सी, वृषभ और अग्नि पृथ्वी, कौन सी वृष और कौन सी है? वृष, कन्या, मकर। वृष कन्या मकर। तो वृष कन्या मकर माने शुक्र बुध और शनि। तो इन चीजों पर भी फोकस किया और देखा तो वाकई में वहां पर जमीन आई, वो भी आई, भूमि के सुख मिले। और एक मकान नहीं, दो दो बने, तीन तीन बने। जहां तक रह नहीं पा रहा, लेकिन उसके उस दशा में दो दो तीन तीन बने। आप लोग उठाइएगा अपनी कुंडली, कहीं ना कहीं जिनके बुध पॉजिटिव होंगे। ये बात 100% नहीं होती कि हर किसी के साथ हर चीज घटे, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारी कुंडली का सिद्धांत पहला वाला जो कि हम शुरुआत में लगा के चल रहे हैं कि किसी ग्रह को या भाव को विंशोपक बल से, षड बल से स्ट्रेंथ मिली है कि नहीं, अष्टक बल तीनों से अगर स्ट्रेंथ में है तो निश्चित है कि वो दशा आने पर जिस चीज के वो विशेष कारक है वो चीजें आती। तो मंगल की दशा या मंगल में भूमि मिलना भूल जाइए, भूल जाइए। अगर मंगल नीच का हो तो भूमि बहुत सारी हो सकती है, जहां तक प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं हो सकता ये बताओ? कंस्ट्रक्शन भूमि नहीं से हो सकता, संबंधित उसको क्या नहीं हो सकता? कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऐसा के लिए शनि का रोल है ऐसा शायद। 100 में से 70 कुंडली में पाया गया कि जिसका नीच का मंगल है वो भूमि का व्यापारी तो है, लेकिन वह स्वयं के नाम से ली गई भूमि पर खुद निवास नहीं कर पाता। मैं अगर एग्जाम्पल हूँ सर, मैं अगर वो एग्जाम्पल खुद निवास करता है तो उसको क्या कह रहे हैं आप? मैं एग्जाम्पल हूँ इसका, उदाहरण हूँ मैं। कैसे? मेरी खरीदी हुई भूमि पे मैं रह ही नहीं पाता। हाँ चलिए, मेरे 100 मैं में 70 थे, 100 में 71 हो गया। और बना भी नहीं पाता मैं, क्योंकि शनि लगन में है। वो कारण नहीं है, कारण कुछ हो रहे हैं। और मैंने तो इस चक्कर में उस भूमि को ट्रांसफर करवाया कि उसको कह करके मैंने कहा तुम इसको दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दो, पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दो, तब तुम रह पाओगे इसमें। और उसने फिर वो किया तो वो बना पाया, उसमें रह पाया। मैंने कहा तुम अपने नाम से रखोगे, मैंने कहा तुम इससे व्यापार कर लोगे, इसे बेच लोगे, इससे धन कमा सकते हो, लेकिन तुम इसमें रह नहीं सकते। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं ये नहीं कह रहा कि किसी, कल मैं ये भी बात कर रहा था आपसे कि रेफरेंस बुक हालांकि मुझे मिला है कहीं, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिकली आजमा लिया, बहुत बार आजमा लिया। गुरुजी बट ऐसा क्यों है गुरुजी?
इस बारे में हमारी क्लासेस जब आएगी तो बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार से हमारे सामने आएंगे। गुरुजी ये तो सस्पेंस में ही रह जाएगा। सस्पेंस नहीं है, अभी तो 6 महीने पड़े हुए हैं, उसके बाद पोस्ट बिशारत भी करेंगे। जी अब जी हमारे को सस्पेंस दूर करने के लिए खुद रिसर्च करनी है ना। आज जैसे एक पॉइंट मैंने पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे दिया, 100 में से 70 मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये घटना न घटे, उसके पीछे पर हम उसके वर्गों विंशोपक आदि के आधार पर उसको निर्णय करेंगे। जिनमें घटा है जी। उनको बताएंगे और जिनमें नहीं घटा है उनको बताएंगे। सर इस संदर्भ में एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे ये बात क्लियर है कि नीच के मंगल वाला अपनी भूमि पे नहीं रह पाता, जैसे मेरे फ्लैट से मैं नहीं रह पाता उसमें और मैं रहूंगा भी नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पिताजी ने मेरे नाम कर दी है तो वो क्या करेंगे उसमें 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 रह पाऊंगा मैं? नीच के मंगल वाला मतलब मैं मतलब नीच के। वो जब तक पिताजी के नाम है तब तक ही आप रह पाओगे, जैसे आप पिताजी आपके नाम करेंगे आप नहीं रह पाओगे। अच्छा, तो वो तो कर दी मेरे नाम, तो आप वही रह रहे हो क्या? नहीं रह रहे। आप वही तो समस्या है ना, आप नहीं रह पाओगे। जबकि जब पिताजी के साथ आप रहते थे तो वही रहते थे। नहीं मैं तो फिर कभी आप भी नहीं रहा, नहीं मैं रहा ही नहीं, मैं तो बाहर करता हूँ जॉब। शुरू से रहे ही नहीं, तो कोई ना कोई कारण और भी होगा कि आपका चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं, चतुर्थ का मालिक आपको बाहर ले गया। हाँ कुछ लोग बाहर नानी में। के पलते हैं, कुछ लोग हाँ नानी बुआ या नानी के मौसी के पलते हैं। इस लेकिन प्रकार अब की क्योंकि स्थितियां भी। अब क्योंकि पिताजी नहीं रहे तो भूमि मेरे नाम हो गई, वो मकान। कोई बात नहीं, भूमि से आपको लाभ होता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा खेती बाड़ी के माध्यम से, किसी माध्यम से। नहीं वो तो लेकिन रहने की है हाँ, तो उसमें रह नहीं सकते। नहीं उसका रेंट ले सकते हैं आप, ओहो। आपके बच्चे रह सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो तो जब रहेंगे तो आप खुद ही कहेंगे 2 महीने बाद 4 महीने बाद आकर के कि अब जी परेशानी आई है, इसका क्या करें। तब दूसरा उपाय यही होगा कि इसको छोड़े फटाफट। हम्म। अच्छा, शुक्र के नीच शुक्र के कोई फल बताएगा क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, क्या अच्छा होता है? सर लेकिन मंगल अगर 10th हाउस में होता है तो ज्यादा सर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में रहते हैं लोग सर। बिल्कुल बिल्कुल, दशम मंगल अगर बली होगा तो आदमी बिल्कुल ये बात सही है कि भूमि से संबंधित काम में रहेगा। राइट या सर। मंगल कहीं भी बली हो, किसी भी प्रकार से कुंडली में बली हो, तो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है जातक बाहुबली होगा, जातक जी का पराक्रम इतना ज्यादा होगा, क्योंकि जो भूमि से संबंधित काम करने वाले लोग होते हैं उनका पराक्रम या उनका बल इतना ज्यादा होता है कि उनके प्रभाव से ही लोग कहते हैं अरे भाई साहब इसको तो आप ही संभाल सकते हो, आप ले लो। जी सर फिर इसमें यहाँ तोड़ है, जैसे आपने बोला कि मंगल जिसका मजबूत होगा, हाँ तो जैसे मेरे केस में मैं वहां नहीं रह पाता, हाँ अब मैं प्लान कर रहा हूँ आगे, तो हाँ, मेरा नीच का मंगल वर्गोत्तम है, तो वर्गोत्तम होने के नाते वो स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग माना जाएगा। देखते हैं जब आप रहोगे और कोई समस्या नहीं आएगी तब तो अंदर से ढूंढेंगे उसे कि क्या समस्या है और क्या ठीक कारण है क्या नहीं है। अभी चूंकि आप रहे नहीं हो तो इसलिए हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक। और नीच के शुक्र के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ज्यादातर जिसकी कुंडली में शुक्र नीच का हो वो ज्यादातर समुद्र किनारे जाकर बसता है या समुद्र देश की यात्रा करता है, समुद्र पार पहुंच जाता है। गुरुजी हमारी कुंडली में नीच का है शुक्र गुरुजी, बट तो लेकिन नीच भंग जाता है गुरुजी। आप समुद्र के किनारे पहुंच गई कि नहीं? नहीं कहाँ है अरे समुद्र क्या का बात किनारा? करते हैं, हैदराबाद कहाँ है? नहीं है, बट समुद्र का किनारा नहीं है सर। साढ़े मतलब वो तो बीच में आ जाता है गुरुजी, बट अरे कोस्टल फिर एरिया। भी ग्वालियर के मुकाबले में तो समुद्र के पास ही पहुंच गई ना आप। नहीं सर इसमें कहीं है, मेरे एक अंकल थे, उनका भी नीच का शुक्र था, वो भी अहमदाबाद रहते थे, तो वो भी कहीं समुद्र में। लेकिन समुद्र गुरुजी में हमारी मतलब मैं समुद्र के, अब मैं आपको 100% समुद्र की बात तो नहीं तो नहीं कर आप इसको नदी से जोड़ दें, नदी के पास, जैसे अहमदाबाद में रहा। साबरमती है, ये कह सकते हैं और नदी के पास, हैदराबाद में मतलब वो वो बहुत लोग बड़ा हुसैन बहुत सागर वो लोग तालाब है। वो हमें लोग यहाँ पे तटीय वो लोग तटीय क्षेत्रों पर पहुंच जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मतलब जल के पास, हाँ जल के पास पहुंच जाते हैं। और गुरुजी ऐसी हमारा बहुत सारी चीजें। ये मतलब होता है। जहाँ पे जो हमारा बर्थ प्लेस है वो भी यमुना नदी के किनारे है गुरुजी। हाँ तो वो बर्थ वाह, अब जल के पास होगा, समुद्र नहीं, जल के नाम से। हाँ जल के पास हमारे तटीय क्षेत्र। हमारे भतीजे के दोनों भतीजों की कुंडलियों में नीच का ही शुक्र है और दोनों ही फॉरेन में रह रहे हैं पानी के किनारे। देखिए कितने सारे उदाहरण आ गए। हाँ तो हम सर जल है वो समुद्र। गुरु जी एक और खास बात होती है नीच के शुक्र की। हाँ गुरु जी इनके जिसका वो वीनस अगर डेबिलिटेटेड होगा तो आप उनके ब्रांडेड कपड़े
पहनने का बड़ा शौकीन होता है वो। उनके वार्डरोब में एक से बढ़कर एक घड़ियां वगैरह, ब्रांडेड कपड़े, सारी चीजें रहती है। एक्सॉर्टेड उल्टा होता है। जी कुणाल जी, ये सही बात है। शिवानी जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल आपने सही बोल दिया, और क्या चाहिए। 100% तो अंकित जी, आप आज आपकी कुंडली नहीं लग पाई? जी सर, आगे अभी लगाएंगे, आगे फिर लगाएंगे। आपकी कुंडली में या क्या अगर लिखा था? 10 मिनट हो। गुरु जी वही डायबिटीज हो गई है अभी से। ओके, तो आप लगा दीजिए, मैं बोल रहा था आपसे। ठीक है सर, मैं लगाता हूँ। क्या आप शेयर कर पाएंगे? जी सर। क्योंकि देखना पड़ेगा बृहस्पति कहाँ से आए हैं। डायबिटीज का कारक कौन सा ग्रह है? चलिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी अभी आपका वो होने वाला है कार्यक्रम। शुक्र और गुरु। गुरु जी हाँ, पहला बृहस्पति, शुक्र है। ओके, तो इनकी जो दशा चल रही है वो अभी शुक्र की चल रही है? नहीं, हाँ शुक्र की। हाँ, शुक्र में बुध। शुक्र में बुध नहीं, केतु चल रहा है ना। हाँ, बुध खत्म नहीं, नहीं बुध। हुआ, खत्म होने वाला है। नहीं, 21 से खत्म हो 23 गया ना तक बुध। हाँ, बुध है। बुध में केतु चल रहा है आपके। नहीं बुध चल रहा है, 23 में खत्म होगा। 23 21 12 लिखा है में, ना? 21 में 21। चालू हुआ है। या स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा इन्होंने, पराशर में स्टार्टिंग पॉइंट होता है शुरू में। अच्छा, ये चालू है। 5-2-21 से चालू हुई है और 7-12-23 तक है, तो शुक्र में बुध है। ओके, अब शुक्र जो है वो ये केतु बुध के किस नक्षत्र में है। नक्षत्र में है? बुध किस नक्षत्र में? उत्तराषाढ़ा। वो सूर्य के नक्षत्र में। कब हुई आपको डायबिटीज? सर हल्की हल्की पहले से थी, पर अभी तो बिल्कुल परसों ही तो 250 निकला एकदम फास्टिंग तो। ओके, हम्म। बताया भैया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। और अभी गुरुजी गोचर में भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। सूर्य शनि बुध मकर राशि में ही है और मंगल शुक्र धनु राशि में ही है। ये बिल्कुल गोचर भी वही का वही चल रहा है एकदम। 12वें भाव में पहुंच गए ना। हाँ, 12वें भाव में सूर्य शनि बुध तीनों बैठे हैं और और गुरु छठे लग्न में भाव को है। तीनों देख रहे हैं। और मंगल भी, हाँ, और मंगल भी एकादश भाव से अभी गोचर में भी छठे भाव को देख रहे हैं। ओके, गुरुजी लगाइए इसका भाई, आप लोग कौन कौन लगा रहा है? गुरुजी इनका सर्किट पूरा हो रहा है ना, अंकित का तो पूरा। क्या? अब देखो ना, इसका तो नवांश डिस्पोजिटर है बुध का। इसका ये इसमें बैठा हुआ है ना, कन्या में। इसका संबंध निकाला ना, इसका सर्किट पूरा हो गया। अच्छा, सर्किट समझ में नहीं आया भैया, तुम्हारी भाषा अलग अलग हो जाती है। सर सर्किट एक्चुअली छठे का लॉर्ड तो चंद्र है। चंद्र कहाँ बैठा है? छठे का लॉर्ड चंद्रमा है और अष्टम का लॉर्ड बुध है और द्वितीय का गुरु है और द्वादश का शनि। तो शुक्र कहाँ का है? शुक्र तो ओके, देखिए शुक्र ने प्रॉब्लम तो देनी ही थी, दे कुछ भी रही हो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लग्न कौन सी है? तो शुक्र तो बहुत अच्छा ग्रह होता है उसमें, हालांकि हाँ, अच्छा बाधक है। होगा तभी तो। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आती है वो अच्छे लोगों को ही तो आती है। हालांकि बाधक है शुक्र है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये योग कारक होने के साथ साथ ये बाधक भी है। लेकिन तो सर आपने बाधक का एक और फॉर्मूला बताया था कि वो होता है तब बाधक माना जाता है। हाँ, क्या इसके बताया साथ था? साथ सर याद नहीं है। वो खरेश के खरेश। साथ हो जब तो खरेश शनि है। 22वां देशकरण 64वां नवांश। हाँ, ओके, इसमें खरेश कौन है? ये तो अंकित जी ने तो बता दिया, लेकिन आप लोग लगा के देखिए खरेश शनि कौन है। शनि होगा ना, शनि होगा ना इनमें 22वां देशकरण। 22वां देशकाल, तो शनि का और उसका शुक्र का संबंध है क्या, देख लो जरा। और शुक्र एक इनका मूल नक्षत्र में है, गड़बड़। शुक्र अच्छा, मूल जरूर नक्षत्र में, शुक्र ओके। मूल नक्षत्र में है। देखो ये और आपको मूल, ये शुक्र की दशा में आ गई थी ना डायबिटीज। हाँ सर। हाँ, तो शुक्र ने दी है वो, तो क्योंकि गुरु या शुक्र जो ये दो ग्रह हैं जो डायबिटीज दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी विलासता का कारक है। कहीं ना कहीं विलासता या चिंता या बहुत ज्यादा परिश्रम कराना, तो क्या होता है, इससे खान पान बिगड़ सकता है,
टेम बेटेम खाना, ज्यादा जागना करना, इससे भी ये कारण हो सकते हैं। ठीक है। ज्यादा पर्यटन करना, ज्यादा यात्रा करना, ऐसी जगह पे रहना कि जो आपका भोजन का रूटीन बिगड़ जाए, या अलग अलग प्रकार का भोजन बार बार करना। तो हो सर, सकता है जिस समय आप बेंगलोर वगैरह रहे होगे पढ़ाई के समय पे या जॉब के समय पे, तो आपका रूटीन बिगड़ा हो। जी सर। तो क्योंकि हमारा अगर इसको बायोलॉजिकल पक्ष पे जाए तो डायबिटीज होती कब है, ये देखना सबसे पहली बात है कि डायबिटीज होने का मतलब है कि आप अपनी भूख को मारते हैं, और या ऐसा भोजन करते हैं, ऐसे फूड लेते हैं जो आपको वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसके कारण ये होता है, और वो अनियमित दिनचर्या से ही होता है। तो ये शुक्र के कारण हुआ। लेकिन जैसे अभी बुध में उठा है, तो बुध आपका अष्टमेश भी है, जी जी जी। और अष्टमेश होकर के द्वादश में बैठा है, तो 6, 8, 12 के संबंध यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि वो अष्टमेश द्वादश में गया है, तो उसको परेशानी तो उत्पन्न करनी ही करनी है। और गुरुजी जुपिटर भी वीनस के नक्षत्र में है गुरुजी, और राहु से भी पीड़ित है। हाँ, लेकिन जुपिटर की दृष्टि है वीनस पे, तो कंट्रोल रहेगी अंकित जी, आपके ज्यादा बढ़ेगी नहीं, अभी इंस्टेंटली बढ़ली होगी, लेकिन आप इसे अच्छा कंट्रोल रख पाएंगे। और अभी ज्यादा क्यों हुई, इसके पीछे आप अगर जाएंगे तो आप मून को देखिए कि मून कहाँ है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, और राशि है इनकी वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि को गोचर अब है, अभी बृहस्पति कौन से हो गए? तीसरे, चौथे चौथे चल रहे हैं अभी। चौथे चौथे चल रहे हैं। हाँ, और चौथे हुए मुश्किल से अभी 1-2 महीने तो हुए। जी सर। हाँ, तो ये चौथे बृहस्पति इस बात के कारण है, क्योंकि मैं बोल रहा कहीं ना कहीं बृहस्पति इसमें अपना रोल जरूर निभाते हैं। तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति होने से भी ये आपका ये संबंध इसका बना हुआ है। अब बृहस्पति इस समय किस नक्षत्र में है? ये शतभिषा में ही है। शतभिषा में है। और आपका नक्षत्र कौन सा है? तो बृहस्पति का ज्येष्ठा। नक्षत्र अनुराधा आपके है क्या? नक्षत्र में से 7वां है, 5वां है, कौन सा है इस समय? नहीं, आपका अनुराधा है क्या नक्षत्र? ज्येष्ठा। नहीं, ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा से बृहस्पति का नक्षत्र 7वां तो नहीं हो रहा? जी गुरुजी, 7वां ही हो रहा है। छठा हो रहा है, छठा हो रहा है। मूला भू पूर्वाषाढ़ा केशु आचम भोरा 7वां होगा भाई। 7वां हो रहा है गुरुजी। अंकित जी 7वां होगा। ओके। गिना गिना, आपने गिना? जी गुरुजी। मेरे हिसाब से तो छठा हो रहा है गुरुजी। अच्छा, मैं आपको सरल तरीका बता दूं। जी। आपका चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? ज्येष्ठा। बुध के। बुध के नक्षत्र में। और शतभिषा नक्षत्र का मालिक कौन है? राहु। राहु। बुध से मैंने राहु ऐसे ही कौन से गिना। नंबर पे आएगा दशा में? छठा। अरे भू केशु आचम भोरा, बोलो विश्वोत्तरी का हाँ सूत्र हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, सातवां बराबर। खत्म बात। आपको भाग देने का काम खत्म आज से। जी आप जी केवल मून के नक्षत्र का मालिक पकड़ लीजिए, और जिस हम्म। नक्षत्र पे जा रहा है उसके मालिक को पकड़ लीजिए, और वो 3, 5, 7 आ रहा है, तो आपका तारा वही गिनती हो जाएगा। आपको 9 का भाग भी नहीं देना। जो सरल सिस्टम में अपनाता हूं वो आपको बता दिया मैंने। जी सर। तो आपके गुरु 7वें तारे में चल रहे हैं, तो ये जी कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसमें मैक्सिमम हस्तक्षेप गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। ठीक है, मेरा नहीं, बृहस्पति ग्रह का। और कन्या जी सर। कन्या तो नवाज कल गुरुवार है। हाँ कल है। सर, कल गुरुवार है, आप भी तो मीन राशि के ही हो। नहीं, मेरी धनु राशि है। धनु धनु। धनु, आप तो कभी मीन बताते हो। देखिए धनु राशि, तुला लग्न। तुला लगन है आपका, ये तो मुझे हाँ, याद तुला है। लगन, ठीक है। असल में देखिए निखिलेश जी, मैं बहुत पहले जब छोटा था तो मैंने एक राजा की कुंडली देखी, तो वो कुंडली गलत थी। मतलब हमारे गुरुजी ने देखी तो उन्होंने ये कुंडली गलत है, तो उन्होंने दूसरी निकाल के दे दी पेटी में से। बोले ये भी गलत है, तो उन्होंने तीसरी निकाली। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये 3-3, 4-4 कुंडली क्यों रखते हैं? उन्होंने सही वाली कुंडली बहुत बाद में निकाली। तो बोले बेटा, कुंडली से भी लोगों के ऊपर वो किया जा सकता है प्रयोग, इसलिए असली कुंडली किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा। असली कुंडली केवल अपने राज ज्योतिषी को ही देना चाहिए। तो अब मेरी असली कुंडली कौन सी है तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। क्या बात है गुरुजी, बहुत सही बात। लेकिन मैं अपनी राशि और
बता दिया हो कि मेरी राशि धनु है, ठीक है। 100% करेक्ट बात ये है। पहले बतानी थी, हाँ। हमने तो फेसबुक और ना जाने कहाँ डाल रखी है। अभी नहीं नहीं बिल्कुल, अब अपनी असली कुंडली किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के माध्यम से आपके उन ग्रहों को पता कर लिया जा सकता है कि कौन से पक्ष कमजोर है, कौन से ग्रह कमजोर है, और आप जी। इन चीजों से लालच में जल्दी आ सकते हैं और जल्दी से हमारा प्रयोग सिद्ध हो सकता है। आने वाले समय में अगर लोग थोड़ा सा भी प्रयोग ज्योतिष का करने लगेंगे तो दूसरों के ऊपर इस प्रकार के साम दाम का भी, जैसे अभी लोग ऑनलाइन में अच्छे काम भी कर रहे हैं कि भाई बैंक से ट्रांजेक्शन इधर से उधर कर लो, ये कर लो, लेकिन गलत काम भी कर रहे हैं कि फैक्ट भेज करके दूसरे का पैसा खा भी जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों का भविष्य बताते बताते लोगों को बस में भी कर सकते हैं कि इनका ये वाला ग्रह खराब है, इससे ही बस में आ जाएगा। जी हाँ, सर, वो सही बात है। हाँ भी फ्रॉड। हाँ, तो चलिए मैं आपको इस बात को बता रहा था। तो कल बृहस्पतिवार है भैया, क्या नाम है आपका? जी सर। अंकित। तो अभी 22 सर। अप्रैल तक लगभग बृहस्पति चौथे हैं। आप हर गुरुवार को पीला दान चालू कर दो, गाय को चने की दाल गुड़ खिलाओ। आप अच्छा। 8 दिन बाद ही अपनी डायबिटीज चेक करा लेना, एकदम चकाचक हो जाएगी सही। अच्छा। बाकी तो आप दवाई और परहेज तो कर ही रहे होंगे, नीचे भी आ जी जाएगी सर। गारंटी से। जी सर। बहुत छोटे उपाय में बहुत अच्छा काम हो जाता है, थोड़ा सा अपन श्रद्धा भाव से उसको कर ले। और विशेष करके ये देख लेना गुरु की होरा मिल जाए तो और अच्छा, गुरुवार को गुरु की होरा में खिला देना, ओके सर। फिर जी देखना आप सर, चकाचक बिल्कुल होगा। क्या सर, बिल्कुल चालू। गाय को खिलाना है गुड़? गाय को गुड़ और चने की दाल दोनों, की दाल पीला है, खिलाना है, दाल। पीला, हेल्दी रहता है। और विशेष हल्दी भी लगा दीजिएगा। अच्छा, मैंने ये बोला कि गाय को चने की दाल खिलाना है। चने की दाल क्यों खिलाना? अब पीला है ना पीली बृहस्पति। है इसलिए। नहीं, आप कुछ और भी, मूंग की दाल भी खिला सकते थे, तुअर की दाल भी खिला सकते थे, चने की दाल क्यों? बेसन है ना वो, बृहस्पति का वो है प्रिय। ओके। गुरुदेव चने को सबसे ऊपर माना गया है अन्न में। चने को स्ट्रॉन्ग सबसे ऊपर माना गया है। हाँ, घोड़ा क्या खाता है, कौन सी दाल खाता है? स्ट्रॉन्ग होता है बहुत सर। हाँ, चना बहुत स्ट्रांग होता है। एक्चुअल में बृहस्पति अंदर से बहुत मजबूत है और फैले हुए भी है, और जिस प्रकार से दाल या हल्दी की गांठ या को पानी में डाल दो तो वो फैल जाती है, उसी प्रकार से वो भी फैल जाते हैं, जी। और रोग भी हमारे शरीर में फैल जाते हैं। तो उनको सकोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे संबंधित पीली चीजों का दान कर दो, तो वो तुरंत सिमट जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, आज इसी के साथ सर्वे भवन्तु करेंगे, क्योंकि हमारे धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। हो जाए। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय जय गणपति। गणपति। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं गुरुजी, गुरुजी, विभिन्न प्रकार की शांतियों के बारे में समझना था। बिल्कुल, कोई अब एक आध दिन अगर आप क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, आप निकाल के रखो कौन कौन सी शांति समझनी है। वही तो नहीं पता गुरुजी की कौन कौन सी होती है। नवग्रह की शांति। नहीं नहीं, जैसे मैं तो नवग्रहों की शांति भी होती है, नक्षत्रों की शांति भी होती है। आप तो ये बताओ समस्या क्या है, उससे संबंधित शांति ही बता दूंगा। नहीं, जैसे कुंडली। हाँ, कुंडली एक में तो शांतियां होती है ना। क्या गुरुजी? कुंडली के अंतर्गत पूछ रहे हैं ना? जी जी गुरुजी। जी जी जी। तो आपको ये भी तो मालूम पड़ेगा ना कुंडली में कौन सा दोष है जिसकी शांति करानी है। हाँ, एक तो जैसे चंद्र केतु, सूर्य राहु, चंद्र राहु, और काल सर्प दोष और पितृ दोष, और इन इसमें किसके बारे में हम शांति के बारे में सोचना चाहिए और सजेस्ट करना चाहिए, और कहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, अंकित जी, ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में होते हैं ये मंगल, वो तो बहुत बड़ी बात है अगर ये है आपके इसमें एक हाथ तो। कौन से नहीं, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के इसमें भी होता है, चंद्र और केतु की होती है, बड़े महात्माओं बड़े के। के ये भैया कुणाल जी कैसे कह रहे हो बड़े के वो होते हैं? ये बताइए कि केतु जहां चलेगा, अभी केतु जिस राशि में चल रहा है, और हर महीने घूम करके चंद्र केतु की युति बनती है 2 दिन के लिए। हाँ है, अब हर दिन में 2 दिन में चंद्रमा केतु एक साथ रहेंगे, तो अभी बताइए, अब ना वो पढ़ते हैं ना स्टैटिक्स कि एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? ये तो नहीं पता मेरे को गुरुजी। अरे कोई है स्टैटिक्स वाला इसमें?
ग्रहण दोष भी सरकार- क्या? गुरुजी सिलेक्ट होता है गुरुजी, करीब 1 मिनट में 9 बच्चे या 8 बच्चे पैदा होते हैं गुरुजी। तो एक दिन में 1000 हो जाते हैं ना। आप जी गुरुजी, तो मल्टीपल जनसंख्या की करके गणना जो लोग करते होंगे वो बता देंगे। और ये तो अखबार की मतलब सरकारी आंकड़े हैं। तो 2 दिन में अगर मान लो 20,000 बच्चे पैदा हुए, तो वो 20,000 बच्चे हर 1 महीने के अंदर 20,000 बच्चे चंद्र केतु की युति में पैदा हो गए, और वो स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते कितने सारे बच्चे हो जाएंगे। बहुत सारे पहली गुरुजी। चीज। दूसरी चीज, काल सर्प। काल सर्प में भी आपको ऐसे मिलेगा कि कई बार ऐसा सर्कल बनेगा कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे, और उस बीच में हजारों लोगों का जन्म हो जाएगा। तो भैया ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके भ्रम भी हैं, उनके भ्रम के दूर करने की भी एक क्लास अलग से रख लेंगे, और शांति का भी बता देंगे कि इनकी शांति होती कैसे है। शांति इनकी इन्हीं में छुपी होती है। सही के गलत? हाँ गुरुजी। कोरोना की ये बताओ, कोरोना की शांति कोरोना में छुपी थी ना? छुपी थी कि नहीं भाई? कोरोना के मरीज का वो निकाला और फिर उसको लगा दिया, ऐसा कुछ किया, यही तो वो वायरस से ही वायरस मारते हैं। ऐसे ही इनकी शांति इन्हीं में छुपी है। मैं बताऊंगा कैसे छुपी है। चलिए, आज की क्लास पूरी हो गई है, फिर मिलते हैं। किसी कारण आपका जेमिनी नहीं हो पाया, अगली क्लास में होगा। जय गणपति। क्लास आज बहुत अच्छा हुआ गुरुजी। चलिए, अच्छा है। पहले तो मेरे को शुरुआत में लग रहा था कि कोई ग्रह आज बहुत ज्यादा खराब है, जो क्लास होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन फिर भटकते भटकते फिर अपने आप अच्छी होती चली गई। बस ऐसी अच्छी होती रहे। तो जय गणपति। जी सर, बहुत मजा आया। जय गणपति। बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। आज गुरुजी जल्दी में है।